तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं मार्केट अपडेट से। मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में जिस तरह की अभी फिलहाल जियोपॉलिटिकल न्यूज आ रही हैं, जिस तरह ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं और ईरान मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, ये तो बहुत डर लग रहा है ये सब देख के ज्यादातर लोगों को। और यही लग रहा है कि अब हमारी मार्केट नीचे आ जाएगी और बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी या काफी लॉस हो जाएगा। तो बहरहाल अगर हम देखें कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए अगर लॉजिकली देखा जाए, लॉजिकली हमारी मार्केट को करेक्ट होना चाहिए, नीचे क्रैश होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाकी वर्ल्ड मार्केट भी नीचे आ रही हैं और सभी नीचे आ रहे हैं, तो इसी के साथ साथ हमारी मार्केट को भी नीचे आना चाहिए। लेकिन हमारी मार्केट कितना नीचे आएगी? अभी तक भी हमारी मार्केट को अगर हम देखें, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे ये मंथली ओपन हो गया, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें मार्केट को, मार्केट जस्ट अपने प्रीवियस हाई के पास ही है। और क्लोजिंग अगर हम देखें वीकली, तो ये वीक नजर आ रही है। ये वीक बहुत स्ट्रांग थी। वैसे तो हमें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही करनी थी आज की क्लास, तो उसी के ऊपर भी हम शुरू कर देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं विक क्या होती हैं ये। अ, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर में तो देख ही लिया होगा। ये एक कैंडल है और इस कैंडल के ऊपर, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, प्राइस ओपन हुई, फिर नीचे ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने के बाद क्लोज हो गई, सेकंड ओपन हुई, ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने के बाद क्लोज हो गई। जहां से ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन, नीचे जाएगी तो रेड। प्रीवियस कैंडल देख के हमें क्या आइडिया होता है? जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ग्रीन है यानी कि ये नीचे से ओपन हुई है, नीचे से ओपन हुई है और ऊपर गई है, लेकिन ये जो विग है इसकी विग बताती है कि इसका लो कितना है, यानी इतना नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आई है। और इसी तरह ऊपर की विग भी यही बताती है हाई कितना है, इतना ऊपर जाने के बाद नीचे आई है। ये कैंडल यहाँ ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद ये यहाँ तक ऊपर गई है और नीचे यहाँ तक आई है, और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है। ओपन, क्लोजिंग, लो, हाई। क्लोजिंग नीचे है तो फिर रेड, क्लोजिंग ऊपर है तो फिर ग्रीन। और उसी के अंदर ये जो विग है ना, विग हमें बताती है प्राइस कितना डाउन जाने के बाद ऊपर आई है। विग जब जब नीचे होती है स्टॉक्स में, किसी भी प्राइस में विग जब जब नीचे होती है, वो विग हमें बताती है प्राइस तो नीचे गिर गई थी, गिरने के बाद उसमें बाइंग आई और वो ऊपर आ गई। विग होना बहुत यानी कि विग अगर नीचे हो तो पॉजिटिव है, और ऊपर हो तो फिर वो बियर की पावर पावर शो कराती है। जैसे यहाँ पे बियर सेलर स्ट्रांग थे, प्राइस तो ऊपर गई, लेकिन प्राइस अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई और सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आ गई। इसी तरह नीचे की विग हमें बता रही है कि मार्केट तो नीचे गिरी, लेकिन नीचे बायर्स बहुत थे, बायर्स ने वापस मार्केट को ऊपर उठा दिया। तो विग विग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यही विग अगर हम देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो विग बहुत स्ट्रांग बनी है, और ये विग ने तकरीबन अपनी सपोर्ट के पास, सपोर्ट एरिया के ऊपर ये मार्केट इस वक्त, और स्ट्रक्चर अभी तक खराब नहीं हुआ। और मंथली भी देखें तो फिर मंथली तो अभी तक अप ट्रेंड ही चल रहा है। अब हम देखते हैं कि अब मार्केट क्या कर सकती है आने वाले दिनों में, और इस बात को जरा गौर से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। मार्केट को अभी फिलहाल नीचे आना था। जब मार्केट इस एरिया के ऊपर थी, इस रेंज के ऊपर थी, 190 के की अपने टॉप रेजिस्टेंस के पास, नीचे आना था, लेकिन नीचे यहां तक आना था 178 तक। अगर 178 तक भी मार्केट आती तो फिर ये एक साइडवेज ही कहलाता, और साइडवेज की तरह होती हुई निकल जाती आगे। और इसी तरह ऐसा ही हुआ है जब से बुल रन हमारा लगातार स्टार्ट हुआ है। यही चलता हुआ आ रहा है कि मार्केट इसी तरह साइडवेज होती हुई हमें आ रही आगे निकल जाती है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नीचे आ गई। नीचे आने की वजह खराब रिजल्ट और जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात, इन सब की वजह से एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज का फ्लो रहा। खास तौर पे सबसे ज्यादा यूएस
और ईरान टेंशन्स की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं टेंशन्स का रहा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और इसी वजह से हमारी मार्केट सबसे ज्यादा नीचे इसी रीजन के साथ आई है, और अब जंग हो चुकी है। और अगर हम देखें तो मार्केट अपनी ये वाली जो मेजर सपोर्ट है 162 800 886 की, इसे टेस्ट करके वापस रिबाउंड हुई थी। और इसे रिबाउंड होने के बाद मार्केट ने लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी अच्छा और पॉजिटिव गेन दिया है। हालांकि अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने अटैक भी कर दिया था इस दिन, लोगों को लगा था कि मार्केट काफी ज्यादा नीचे चल जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन मैंने बताया था नीचे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है और मार्केट वापस ऊपर आ जाएगी। वापस ऊपर आई और एक छोटी विक बन गई। ये आप जब टेक्निकल एनालिसिस के रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक बुलिश सैंबल है। इस तरह का सैंबल बनना यानी कि मार्केट वापस रिवर्स हो सकती है। और अगर हम ईएम अपनी एवरेज प्राइस देखें मार्केट की, मार्केट अपनी ईएमआ 50 से 50 और ईएमआ 130 से ईएमआ 150 और 130 के दरमियान ही चल रही है। और अभी तो 130 से ऊपर है, लेकिन कल वापस इससे नीचे आ सकती है। और अभी फिलहाल एक दो दिन इसी के साथ रहेगी। अब कहीं पे भी जाके कोई नेगेटिव, अभी जो नेगेटिव न्यूज का फ्लो चल रहा है, कहीं पे भी जाके कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो वापस बुलिश हो जाएगी। और बहरहाल अभी मार्केट में होगा क्या, इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद होगा क्या, देखें। ये एक न्यूज पेंडिंग थी, ये डर था कि मार्केट में वार हो ये ईरान और यूएस की वार हो सकती है, और यूएस और इसराइल ने मिलकर अटैक किया है और बहुत खतरनाक वार सिचुएशन है। इसकी वजह से कल हमें नेगेटिव देखने को मिल सकती है मार्केट। लेकिन स्टिल अभी भी मेरा ख्याल अभी तक यही है कि अब मार्केट अपनी डिप पे आ चुकी है और मार्केट का यही लो है 160 162 800 का। ये बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो 157 की है और 158 की। वहां पे हमारा एम है 200 भी होगा मार्केट का। और ये एरिया काफी स्ट्रांग होगा वापस बुलिश, एग्रेसिव बुलिश रिवर्सल के लिए। लेकिन मार्केट में मुझे नहीं लगता अभी इस टाइम पे कि मार्केट ज्यादा दिन हमें तंग करेगी। अब मार्केट की करेक्शन तकरीबन खत्म हो चुकी है। मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट गिरा गिरा लिए हैं। और अब मार्केट में बस ये जो लेवल हैं 168 से 162 के, ये लेवल हैं। इस इन लेवल पे मार्केट हमें थोड़ा बहुत तंग कर सकती है, या इससे नीचे भी अगर हम आए तो मार्केट 161, ये हालांकि इतनी स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है मार्केट की, लेकिन ये भी काफी ज्यादा डिप है। अभी मार्केट में हम रेगुलर रोज यही देख रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान और ने अफगानिस्तान पे अटैक भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बायर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, बायर्स कम नहीं है। आपके स्टॉक सेल हो रहे हैं, आपके स्टॉक सेल हो रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई खरीद रहा है। अगर कोई खरीद रहा है, एग्जाम्पल के लिए अगर पीएसओ कोई खरीद रहा है, पीएसओ इतना नीचे आ चुका है, ये तकरीबन 506 रुपए से तकरीबन 365 तक आ गया। और 365 पे भी आके अगर कोई यहाँ पे खरीद रहा है, यहाँ पे लोग, यहाँ तक आके भी लोग लॉस बुक कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई खरीद रहा है तो वो तो गेन के नहीं खरीद रहा है। और अगर हम यहाँ से होल्ड किया हुआ स्टॉक यहाँ आके बेचें, और यहाँ पे जो न्यू बाइंग करेगा वो न्यू बाइंग करेगा और यहाँ से रिवर्सल आया था, तो सबसे ज्यादा फायदे में वो रहेगा। लेकिन क्या मार्केट इतनी नेगेटिव होने की वजह से, मार्केट में ऐसी न्यूज का फ्लो होने की वजह से, क्या मार्केट और नीचे जा सकती है? पीएसओ इससे नीचे गया तो कहाँ जाएगा? इससे नीचे गया तो ज्यादा ज्यादा ये 342 तक जा सकता है, या फिर 321 तक जा सकता है। ये इसकी मेजर सपोर्ट है। लेकिन कहीं से भी आखिर में रिवर्सल बहुत स्ट्रांग होगा। जो मैं बार बार कह रहा हूं, वार हो चुकी है, जो होना था, जिसका जिसका डर था वो सब हो चुका है। और अब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज ऐसी है नहीं जिसके ऊपर रिएक्ट होना चाहिए। यानी कि न्यूज, जंग होने के बाद ऐसा नहीं है कि जंग हो गई
अब 15-20 हजार पॉइंट नीचे चल जाएंगे। नहीं, जंग में जितना नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। और अगर हम यही नुकसान पहले भी देखें, तो पहले भी, इससे पहले जब वार सिचुएशन बनी थी यही मिडिल ईस्ट के अंदर, इससे पहले भी जब वार सिचुएशन बनी थी, उसके बाद मार्केट ने एग्रेसिव परफॉर्म किया था, और हम यहाँ गैप देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये इस दिन मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो गई थी, 200 ईएमए पे आ गई, अपनी मेजर सपोर्ट पे आ गई 200 ईएमए के ऊपर। और 200 ईएमए पे आने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट ने पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोजिंग दी, तकरीबन 103 से 107 पे। और उसके नेक्स्ट डे मार्केट डायरेक्ट ओपन हुई 1,17,000 पे, यानी कि 107 से डायरेक्ट 10,000 का गैप, और मार्केट को हॉल्ट लग गया था उस दिन, आप सबको याद होगा। तो मार्केट रिकवरी इसी तरह लेती है, और अगर उस रिकवरी में अगर हम मिस कर गए स्टॉक को, और हम वार की वजह से उस वक्त हम अपना कैश कैश इन हैंड रखा है या हमने लॉस बुक कर लिया, तो रिकवरी मार्केट ऐसे ही लेगी, रिकवरी के टाइम पे खरीदने का मौका नहीं देगी। जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो फिर आपको सेलर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बायर मिलेंगे, और स्टॉक अपर कैप होंगे, जो कि हमने रिसेंटली फ्राइडे फ्राइडे से पहले भी एक दिन पहले हमने देख भी लिया है कि मार्केट में जब रिकवरी आएगी तो किस तरह की आएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवर्सल। ऐसे ही काफी रिवर्सल आना बाकी हैं, और ये रिवर्सल अब आएंगे। अगर ओवरऑल हम देखें, वार हो चुकी है, वार के बाद अब क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अब ज्यादा ज्यादा सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, और वो भी ज्यादा नहीं, क्योंकि वैसे तो हम पाकिस्तान में हैं और हम मुसलमान हैं, ऐसी बात हमें वैसे तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के मामला चल रहे हैं ईरान के, और उसका तो मैं एक्सपर्ट हूं नहीं बाहर सिचुएशन का, लेकिन जिस तरह के भी जियो पॉलिटिकली मामला चल रहे हैं, लगता नहीं है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा और बढ़ने दिया जाएगा। और इन दिनों हमला करने का रीजन भी यही था कि इतना ज्यादा इस बात पे इम्पैक्ट नहीं आए, और जो उनका मकसद था वो पूरा हो चुका है, यूएस और इसराइल का। तो अभी फिलहाल जो है लग यही रहा है कि कोई ना कोई इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा इस वार का, क्योंकि ये वार कंटिन्यू नहीं रख सकते, तीनों मुल्क ये वार कंटिन्यू नहीं रख सकते। और इसका जो इम्पैक्ट होगा, और अगर हम बुरा इम्पैक्ट सोचें, अब हम दोनों सिनेरियो सोचेंगे कि अगर जंग जल्दी खत्म हो जाए या देर से। अगर जल्दी खत्म होती है तो मार्केट में एग्रेसिव रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा तो मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी। और अगर जल्दी खत्म नहीं होती और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा हमारी इकोनॉमी को, इतना ज्यादा हमारे स्टॉक को नहीं आएगा, जितना स्टॉक पहले ही डाउन हो चुके हैं, इतना ज्यादा पहले ही डाउन हो चुके हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक, जैसे खास तौर पे एटीआरएल और एनआरएल। एटीआरएल और एनआरएल बहुत स्ट्रांग है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से इन्हें इन्वेंट्री प्रॉफिट होता है। अगर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इनके रिजल्ट काफी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने, इनके पास जो अभी ऑयल रिजर्व में होगा वो ऑयल इन्होंने सस्ते रेट पे ही लिया है। और पुरान अभी जो नए रेट है, नए रेट अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो इन्हें इन्वेंट्री प्रॉफिट ही होगा, जैसा भी रिसेंटली इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं इन्हें, जिसमें इनकी प्राइसेस डाउन गई थी। और जब मैंने बताया भी था, तकरीबन 15 जनवरी के आसपास मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से डाउन जा रही हैं। अब अब अभी फिलहाल रिफाइनरी सेक्टर में एंट्री नहीं ले सकते, लेकिन रिफाइनरी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी हैं। तो इस टाइम पे खास तौर पे एनआरएल तो बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया, लेकिन एटीआरएल के पास कैश बहुत ज्यादा है, तो उसे भी ज्यादा ही गेन होगा। चलें, अब किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो ब्रदर अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि ब्रदर क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि एनआरएल ऊपर जाएगा, मतलब कि प्राइसेस बढ़ेंगी, या अगर नहीं भी बढ़ती। लेकिन आज यकम मार्च है, आज तो पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई है 5 रुपए। हम्म। ऑयल पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, तो इससे इन्हीं को ऑयल प्राइसेस, इन पेट्रोल की प्राइस नहीं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिससे इन्हें ज्यादा फायदा हो रहा है। ये फिर अगर पेट्रोल और डीजल की जिस तरह आज रेट्स बढ़े हैं, तो ये फिर एनआरएल को फायदा होगा, रिफाइनरीज को फायदा होगा, या
जो पेट्रोलियम वाले हैं उनको फायदा होगा। रिफाइनरी को फायदा होगा क्योंकि उनके पास स्टॉक में रहता है ऑयल। ठीक है। तो पीपीएल आता है इसमें कि नहीं आता? पीपीएल नहीं आता। और वैसे अगर देखा जाए, जो ये जो वार सिचुएशन है, कल मार्केट डाउन हो सकती है या नहीं? हम्म। कल मार्केट तो जो वार नेगेटिव ही जाने के चांस हैं क्योंकि लोग पैनिक में आके सेलिंग करेंगे। क्रूड ऑयल जैसे पहले भी वार हुई थी तो वार के अंदर क्रूड ऑयल काफी ऊपर आ गया था और तकरीबन ये अगर हम देखें तो $77 तक चला गया था। उससे पहले $80 तक चला गया था और पहले तो बहुत महंगा था क्रूड ऑयल। अभी जो है तकरीबन $67 का चल रहा है। और ये तकरीबन जब से वार सिचुएशन हुई है तब से ये 62 से 67 पे पहुंच गया। लेकिन अभी फिलहाल ये तकरीबन 70-75 डॉलर तक रहता है तो इससे कोई इतना खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा हमारी स्टॉक मार्केट को। चिराग भाई, कल मार्केट का बिहेवियर कैसा होना है? क्या अगर हमारे कोई स्टॉक्स पॉजिटिव में है शुरू में, तो उनको निकाल दें, या वो विच टाइम ऑफ द डे वुड बी कल सूटेबल फॉर? मार्केट में कल मार्केट में हो सकता है पैनिक सेलिंग हो और इसी तरह की सेलिंग हो। देखें अभी जो मार्केट चल रही है ना, अभी मार्केट के लिए 4-5 2,000 2,500 नीचे जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी मसला ये है कि ज्यादातर जैसे हमने आज भी देखा, फ्राइडे को भी देखा, उसके अलावा उससे पहले भी देखा कि मार्केट नीचे तो गई, नेगेटिव ओपन होती है, ओपन होने के बाद नेगेटिव जाती है, लोग पैनिक में आके सेल करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन उसके बाद बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं बाइंग आ रही है। मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। जी, मैं एग्जैक्टली शराज भाई, क्वेश्चन अगर मैं पूरा कर लूँ, जी। तो मैं पूछना ये चाहता था कि कौन सा टाइम लाइक शुरू से लगता है कि मार्केट प्रेशर में होगी, मिड डे तक स्टेबलाइज हो जाएगी, या आखिर में फिर प्रेशर में रहेगी? कोई इस तरह का कोई ग्राफ बनता है, कोई बनता नजर आता है? और कल अगर मार्केट हमने प्रेशर ऐसे में रहने के लर्निंग। चांस हैं। कल मार्केट अच्छा। प्रेशर में रह सकती है क्योंकि जाहिर सी बात है वॉर हुई है और अटैक हुआ है ईरान के ऊपर। और इसकी वजह से ज्यादातर लोग, क्योंकि आपके जहन में ये ख्याल आया है कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, नीचे जाएगी तो दोबारा खरीद लूंगा। जी, एग्जैक्टली यही मैं पूछ रहा हूँ। यही यही जो सवाल है ना, ये इस सवाल की वजह से मार्केट लाजमी कल नीचे जाएगी। ज्यादातर लोग यही सोच के कल सेलिंग करेंगे। और फिर रीबाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल? कुछ एक्सपेक्टेशन है? कल दोबारा नहीं। कल जब ज्यादातर लोग सेल करेंगे ना और स्टॉक प्राइसेस तेजी से नीचे जाना शुरू होंगी तो डिप के ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। ये जो विग जी, नजर आ ठीक रही है। है ना आपको, ये देखें। हम्म। इस विग के ऊपर मैंने आपको समझाया था, ये जो स्टॉक के ऊपर निकल रही होती है। जब भी स्टॉक हम्म। मार्केट अपने हाई के ऊपर होती है ना तो हाई के ऊपर ज्यादातर विगे ऊपर दिखने को मिलती हैं। ये देख रहे हैं ऊपर बड़ी विग है, ये देख रहे हैं ऊपर बड़ी विग है, ये देख रहे हैं विग ऊपर है, यानी स्टॉक ऊपर तो जाता है लेकिन नीचे आ जाता हम्म। है। इसी तरह स्टॉक नीचे तो जा रहे हैं लेकिन वापस बाइंग प्रेशर बन रहा है। ये जो बाइंग प्रेशर है ना, एकदम मार्केट नेगेटिव चल जाए 2,000 पॉइंट और 1,500 पॉइंट या 1,000 पॉइंट और उसके बाद एकदम पॉजिटिव हो, इसका मतलब कोई है मार्केट में जो डिप में माल जमा कर रहे हैं और वो है स्मार्ट इन्वेस्टर। इस वक्त जो है ज्यादातर स्टॉक काफी सस्ते मिल रहे हैं। कोई भी न्यूज अभी चलती रहे इस वक्त, लेकिन ओवरऑल हमारी इकोनॉमी अगर सही है तो हमारी मार्केट स्ट्रांग है और इन रेट्स के ऊपर स्टॉक में बायर्स मिलेंगे। बाइंग ऑर्डर अगर स्ट्रांग लग रहे हैं तो इसका मतलब लोग माल खरीद रहे हैं और अभी तो नेचुरल बात है कि मार्केट को नीचे जाना है। खास तौर पे कल कल तो नीचे जाएगी लेकिन परसों मार्केट वापस पॉजिटिव हो सकती है अगर कोई भी बार रुकने की न्यूज आ गई। छोटी से छोटी भी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो वो मार्केट में एक बड़े रिवर्सल का रीजन बनेगी और मार्केट में तेजी से बाइंग देखने को मिलेगी। और अगर ये लाइक वार के रुकने के तो खैर इमीडिएट चांसेस बड़े मध्यम से हैं। अगर ये प्रोलांग होती है तो मार्केट जाती है नीचे, और कितने दिन तक ये सिचुएशन रह सकती है, या कहीं पे अपने आप को स्टेबलाइज कर सकेगी? इसे हफ्ता 10 दिन का मैं पूछ रहा यही एरिया है, ये जो एरिया है ना जो मैंने बताया था आपको, तकरीबन आपको याद होगा, आप सबको याद होगा
यहाँ से तकरीबन 5 फरवरी से 4 फरवरी 5 फरवरी से मैं ये लगातार यही कह रहा हूँ, जहां मौका मिले स्टॉक बेचो, जिसमें प्रॉफिट नजर आए वो बेचो। हम्म। लगातार कहता हुआ आ रहा हूँ, ये मार्केट नीचे आती गई। मसला ये हमारी डेट्स का है, ये जो डेट आपको बताई गई है ना, 9 मार्च टू 3 मार्च टू 9 मार्च, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट थी, ये डेट है सही मायनों में बाइंग करने की। लेकिन अब मार्केट बहुत ज्यादा डिप में आ चुकी है और मार्केट इन डेट के करीब है। ये जो हमारा रोल ओवर था, रोल ओवर गुजर चुका है। अब जो 2 मार्च को मार्केट ओपन होगी, और कल का दिन है, कल का दिन मार्केट नेगेटिव जा सकती है, और उसके बाद वही 3 मार्च स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने बताया था आपको कि सही टाइम होगा स्टॉक जमा करने का। लेकिन ये नहीं कि कल आप सेल कर दें, हो सकता है परसों बाय करने का मौका ना मिले। बेहतर ये है कि मार्केट को नीचे जाना था, मार्केट पहुंच गई, अब मार्केट को यहीं ठहरना है, और हमारी डेट भी करीब आ गई है कि मार्केट में अब रिवर्सल की नहीं तैयारी लेगी, और मार्केट जो है 9 मार्च के बाद अपने बुल रन के पैटर्न बनाना शुरू करेगी, और मार्केट बहुत तेजी से यहाँ तक आएगी 190 के तक। या स्लो स्लो आई तो फिर 190 के बाद बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, और या तो 190 के तक स्लो स्लो ऊपर आएगी, या फिर तेजी से ऊपर आएगी। तेजी से ऊपर आएगी तो फिर उसके बाद स्लो स्लो ऊपर जाएगी, और अगर स्लो स्लो ये 190 तक आई तो फिर 190 के बाद तेजी से ऊपर जाएगी। और मार्केट के अंदर यही एरिया है, और ये ज्यादा डिप मौजूद है 157। और ये डिप, अगर हम यहाँ सपोर्ट देखें, तो सपोर्ट बन रही है 158 की, और 158 के पास ही हमारी EMI 200 भी पहुंच जाएगी, तब तक जब तक प्राइस नीचे जाएगी। या 150 161 161 तक भी पहुंच सकती है, अगर मार्केट यहाँ स्लो स्लो नीचे आती है तो। समझ तो रहे चिराग भाई, कल कल अगर लोग पैनिक में सेलिंग करेंगे तो हम्म। फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कल के लिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसका मैं एक रीजन भी समझा देता हूँ। देखें, स्टॉक मार्केट में सबसे पहले हम अपना माइंड क्लियर करें। हम हैं क्या, हम करते क्या है। हम हम काम किस में कर रहे हैं? हम स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग क्या होती है? अगर हम ओवरऑल देखें, स्टॉक मार्केट में बिजनेस है क्या? स्टॉक मार्केट में बिजनेस यही है कि हम स्टॉक तब खरीदें जब वो अपने लो पे हो, हम्म, और तब बेचें जब अपने सही हाई है। पे हो। हम्म। लो पे वो कब आएगा? जब हालात खराब होते हैं, इस तरह की न्यूज का फ्लो होता है, उस टाइम पे स्टॉक अपने लो पे आता है। अभी इस टाइम पे ज्यादातर लोगों को ये बात लाजमी पता होगी कि इस वक्त जो भी स्टॉक हम खरीद रहे हैं, 3 महीने में हमें उस पे मिनिमम, आप गेस करें कितने परसेंट आपको गेन मिल सकता है किसी भी स्टॉक पे, किसी भी ब्लू चिप स्टॉक पे। मिनिमम कितना परसेंट आपको गेन मिल मिनिमम सकता है? 20%। मिनिमम 20 to 30 25 to परसेंट 30। 20 टू 25 to 30। 30। ये आप मिनिमम सोच रहे हैं, 20 to 30% तो मिल सकता है। पूरी दुनिया में लोग ऐसी स्टॉक मार्केट के लिए तरसते हैं, जहां पे उन्हें जहां पे उन्हें ईयर में, या जहां पे उन्हें 6 मंथ में भी लगे ना कि हमें 15 से 20% का, 20% तक का रिटर्न मिल सकता है, वो फौरन अपना सारा कैश लगा देंगे वहां पे। ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है, और यहाँ पे इस वक्त सबको पता है कि यहाँ पे हम जो भी स्टॉक खरीदेंगे, भले मार्केट गिर जाए, लेकिन 1 महीने के अंदर वो हमें वापस, इंडेक्स हमारा 190 के पास होगा। तो इस टाइम पे हमें क्यों मिस करना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी? खतरा है मार्केट में, लेकिन खतरा, जो खतरे से खेल सकते हैं, खतरे में काम कर सकते हैं, वही स्टॉक मार्केट में आते हैं। स्टॉक मार्केट में तो है रिस्क। जितनी भी कैश जो जितनी भी ये ट्रेडिंग, जहां पे भी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है ट्रेडिंग के अंदर, कि आपकी प्राइस तेजी से नीचे जा सकती है, तेजी से ऊपर जा सकती है, या फिर स्लो स्लो नीचे या स्लो स्लो ऊपर। नुकसान और फायदा, लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। दोनों के रिस्क के साथ आप बाइंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 3 महीने के लिए, 1 क्वार्टर के लिए, जो भी रेट आप ले रहे हैं ब्लू चिप कंपनी के, उसमें आपको 90% यही लग रहा है कि आपको फायदा ही होगा। मिनिमम 20% का फायदा होगा। तो इस टाइम पे इतने डिस्काउंट रेट पे अगर आपका लॉस है, तो यहाँ पे आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। या तो लॉस यहीं पे बुक करना था, जहां पे लग रहा था कि मार्केट नेगेटिव जा सकती है। लेकिन उस वक्त अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उनका लॉस ज्यादा भी हो जाता है। और जो अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, वो तो ज्यादातर स्टॉप लॉस यूज नहीं करते।
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब हमें ज्यादा फायदा भी हो जाता है तो कभी कभार ऐसा भी आता है 1 महीना 2 महीना हमें परेशानी भी होती है। अगर यहाँ किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग कर ली और वो स्टॉक ज्यादा नीचे आ गया, अब वो यहाँ पे सोच रहा है मैं बेच दूं, बेच के और नीचे से एंट्री ले लूं, तो उसका नुकसान हो जाएगा। अगर उसने ध्यान नहीं दिया और मार्केट एक ही दिन में 10,000 पॉइंट ऊपर आ गई, तो उसका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, और तकरीबन उसके स्टॉक जो वो सेल करेगा 10-10%, 8-8% ऊपर जा चुके होंगे, और हो सकता है लॉक लग जाए उन्हें और खरीदने का मौका ना मिले। और नेक्स्ट डे जब वो स्टॉक दोबारा ओपन हो तो वो ओपन ही 3-3 4-4% ऊपर हो, यानी कि 14% या 15% के करीब आपका लॉस हो सकता है अगर आप यहाँ पे लॉस बुक करते हैं। और अगर आपके पास फ्री कैश है, अगर आप यहाँ यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर कहाँ यूटिलाइज करेंगे मार्केट रिकवर होने के बाद? सही टाइम तो यही है, यहां से लेके यहां तक का। एकदम जज्बाती होके सारा कैश नहीं लगाएं कभी भी। मैं लिमिट ऑर्डर भी शेयर कर रहा होता हूँ कि मैं इस तरह लिमिट लगा रहा हूँ। बेहतर तरीका यही है कि आप जो है पहले ही सपोर्ट पे लिमिट लगा दें, जो सपोर्ट पहले करीब है वहां लगा दें जितना शेयर आपको उस दिन बाय करने हैं, और लिमिट लगा के फिर वेट करें मार्केट नीचे आने का। अगर मार्केट नीचे नहीं आई तो नेक्स्ट डे आपको मौका देगी। और मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है कि मार्केट मौका दे रही है, वॉलेटिलिटी सॉरी। अच्छा शिराज भाई, जी। मेरा ये पहला प्रॉफिट विड्रॉल होगा जब भी होगा, तो इसके लिए सबके अपने अपने टारगेट्स, अपने अपने गोल्स होते हैं। तो आपके हिसाब से आइडियल स्टेज क्या होगी? अगर अभी बाइंग की है तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए आइडियल स्टेज क्या होगी? आइडियल स्टेज अगर देखा जाए तो फिर वैसे तो मेरी करीब या तो मैं अपना हाफ प्रॉफिट वापस बुक करूंगा मार्केट के टॉप के ऊपर ही 190 के पास। ठीक। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम बाइंग का है। इस टाइम के बाद में अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है, फेस करूं, टेंशन देखूं मार्केट में कि एकदम वार हो गई या एकदम कोई नेगेटिव न्यूज आई, मार्केट 3-3 4-4 हजार पॉइंट नीचे या 5,000 पॉइंट नीचे चल जाती है एग्जाम्पल के लिए कल, तो मेरे को लॉस भी ज्यादा शो होगा। अब इतने लॉस के बाद अगर मैं वेट कर रहा हूं, अगर मैंने शॉर्ट टर्म में एंट्री ली है, तो या तो मैं अपना स्टॉप लॉस करीब रखूंगा। समझ रहे मेरी बात? अगर इस टाइम पे एंट्री ले रहा हूं मैं, अगर शॉर्ट टर्म में ले रहा हूं तो स्टॉप लॉस 2% के नीचे रखूंगा अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के। 2% नेगेटिव हुआ मेरा पोर्टफोलियो, मैं सारे स्टॉक सेल कर दूंगा। और अगर मैंने स्विंग टर्म में 8-8 10-10% के लिए स्विंग टर्म में 15 से 20 दिन की ट्रेड कर रहा हूं, तो फिर मैं वैल्यू बाइंग करता रहूंगा स्लो स्लो। अपना पहले 40% कैश लगाऊंगा, फिर 10-10% करके लगाता रहूंगा डिप के ऊपर, हर डिप के ऊपर। और वो स्टॉक जमा करके फिर वेट करूंगा। और वेट मैं करूंगा 190 का, 190 का लेवल जब आ जाए तब या तो हाफ सेल करूंगा या पूरे सेल करूंगा। और अगर मैं और ज्यादा होल्ड रख सकता हूँ, ये टाइम इतना अच्छा है इस वक्त बाइंग करने के लिए कि हमारा बजट आने वाला है तकरीबन। बजट जो आएगा हमारा ये 6 महीने बाद, ये बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग मोमेंटम लाएगा मार्केट के लिए। और वो स्ट्रांग मोमेंटम ये नहीं 6 महीने बाद ही आए, वो स्ट्रांग मोमेंटम हमें नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ से देखने को मिलेगा। यानी अप्रैल में हमारा इंडेक्स इंशाल्लाह बुल रन के लिए रेडी हो चुका होगा। बुल रन के जो इसके टारगेट हैं 2 लाख, तकरीबन 2 लाख के हैं। यहाँ पे हमारा इंडेक्स मौजूद होगा अप्रैल के अंदर। ये मैं इंशाल्लाह अप्रैल के ऊपर ही मैं लगा रहा हूँ। 100% कुछ नहीं होता, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना एक, इस बात को गौर से समझना, मैं सिर्फ अपना एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, और उसके कुछ रीजन है, और वो रीजन ही आप लोगों को समझाने थे। इस रमजान इंशाल्लाह मैंने कोशिश यही की थी कि टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों को समझ में आए कि मैं ये लेवल कहाँ से निकालता हूँ और कैसे निकालता हूँ। ये जो मैंने लेवल लगाया और ये टाइमलाइन आपको दिख रही है अप्रैल 1, वैसे मुझे ये 30 अप्रैल तक लगाना चाहिए था यहाँ तक। 1 मिनट मैं ये लगा देता हूँ आप लोगों के सामने इंशाल्लाह। तो शिराज भाई, एक चीज सी से कनेक्टेड, कि अगर 190 पे प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं और अगर जी। मुझे उसकी कोई इमीडिएट नीड नहीं है विड्रॉल की, तो मैं उसको फ्री कैश के तौर पे रखना ज्यादा मुनासिब होगा फॉर फ्यूचर बाइंग, या उसमें जब मार्केट बुलिश हो स्टिल उस टाइम पे भी अगर उसको फ्री कैश में रख के बाइंग के लिए रखना मुनासिब होगा? मुनासिब होगा। और खास तौर पे जो मैंने अभी आपको नहीं, सॉरी, यानी कि आपको फिर वेट करना चाहिए वो स्टॉक में। मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड में आपको इन स्टॉक में पोजिशनल टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। अगर आपको वो अमाउंट नहीं चाहिए, अगर आप यहाँ पे बुक नहीं करना चाहते, या अगर आपको फ्री कैश ही रखना है तो आप हाफ बुक कर लें।
हाफ बुक करने के बाद उस वक्त जो मैं स्विंग कॉल शेयर कर रहा हूँ आप उनमें बाइंग करें और इन स्टॉक को होल्ड रखें। अभी तो हमारा इंडेक्स अभी फिलहाल ये जो लोअर लो बन रहा है मार्केट में, एक लोअर लो बन रहा है और इस लोअर लो के बाद हाई आप देखिएगा कैसा जबरदस्त बनेगा। और जब ये हाई बनेगा ये हाई यहाँ पे आएगा इंशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं मार्केट ऐसे 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 नीचे तो जा रही है, इतना लंबा टाइम लगा के इतना नीचे गई है और जब ऊपर आएगी तो फिर इतनी तेजी से आएगी कि इस एरिया में यहां से लेके यहां तक ये मार्केट का हाई इंशाल्लाह लगेगा इंशाल्लाह। और उस टाइम पे स्टॉक फिलहाल सेल में ये करना ज्यादा बेहतर रहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जी 190 पे जाके उसको हाफ प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए डिप का, या फुल प्रॉफिट बुक करके फिर वेट करना चाहिए डिप का? उस टाइम पे जाके ना वो स्टॉक जो बहुत ज्यादा जो उस 190 के पे जब इंडेक्स हो उस टाइम पे जाके उसे ये देखना चाहिए कि जो स्टॉक उसके काफी ज्यादा अप हो चुके हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले, और जिन स्टॉक में स्टिल मोमेंटम मौजूद है तो उनमें वेट किया जा सकता है। जैसे कुछ स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया या उस वक्त कोई और स्टॉक ऐसे मौजूद है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो उनका तो इंशाल्लाह मैं भी बता दूंगा आपको। अभी आप ये देखें, ये आप देख रहे हैं सब, ये हमारा मंथली चार्ट है। जब से मार्केट ने रैली स्टार्ट की है तकरीबन 1 सितंबर से, और तब से अब तक मार्केट अच्छी खासी बुलिश है। सिर्फ इस एक मंथ डाउन थी, सेकंड मंथ, और यहाँ पे अगर हम देखें साइडवेज के अंदर 2 मंथ मार्केट डाउन थी, एक 3 मंथ डाउन थी, बाकी सब ग्रीन ही रही है। और लास्ट टाइम जो है जो फ्लड वगैरह आए थे उसकी वजह से एक महीना अगर हम देखें तो फिर ये तकरीबन अक्टूबर में मार्केट ने करेक्शन ली थी और हो उसके गया बाद कल। अब मार्केट करेक्शन ले रही है। अभी भी हम अपनी एवरेज प्राइस से काफी ऊपर है और हम अप ट्रेंड के अंदर हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। और अगर हम आरएसआई भी देखें तो आरएसआई भी तकरीबन डिसॉल्व हो ही चुकी हैं। सही। किसी और का कोई और क्वेश्चन? शिराज भाई, जो बीएमएल है इसके बारे में वो जो न्यूज़ है कि भाई वो राइट शेयर ले रहे हैं, तो उसको भी बाई करना बनता है? बीएमएल जी। यही ना, इसमें बाइंग करना बनता है। बैंक मुकरमा में आप बाइंग कर जी। सकते हैं। और इसका रीजन ये है कि ये काफी ज्यादा नीचे आ चुका था और ये इस वक्त अपनी मेजर सपोर्ट से रिबाउंड हुआ है, आप देख सकते हैं। अपर लॉक लग रहे हैं इसका तो। अब अपर लॉक लगेंगे इसमें। ये बहुत ज्यादा नीचे आ गया था और ये वापस 190 के पर 190 तक जाएगा तकरीबन, यहाँ तक 191 तक। इसके मैंने लेवल भी शेयर किए थे। और अब तो इसे लगातार अपर कैप लगना चाहिए, बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है। तकरीबन ये अगर देखें डिडक्शन से पहले तो तकरीबन ये 2 रुपए या 1 रुपए तक जा चुका है, 3 रुपए तक जा चुका है। और अब ये यहाँ से रिवर्स होगा, अब ये यहाँ से रिवर्स हो चुका है और अब तेजी के साथ ऊपर जाएगा। अब नीचे आरएसआई भी देख सकते हैं कितना ज्यादा, 13 पे आरएसआई इसकी मौजूद थी, ओवरसोल्ड, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था मुसलसल डाउन जाने की वजह से। पर कल देखते हैं मार्केट, अगर इसके अंदर भी जाहिर सी बात है कि सेलिंग प्रेशर आता है या पता नहीं अपर कैप होता है, फिर पता नहीं है इसका। अच्छा, इसका अभी फिलहाल जो है रेजिस्टेंस है 73 पे, और इसके बाद 80 पे है इसकी रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें चांस है 191 तक जाने का बैंक मुकर्रमा में। ठीक है, तो कल क्या ओके पोजीशन हो सकता है आपके सामने? जी। की एनएमएल की एनालिसिस का पूछा था। इसमें जो एनसीपीएल और एनपीएल जो है मोस्टली बेनिफिशियरी तो जायको के वही है। तो एनएमएल जो है इसका मेन स्टे तो था टेक्सटाइल, और हाँ, टेक्सटाइल के ऐसे प्रॉस्पेक्ट लग नहीं रहे। तो एनएमएल का मेन सपोर्ट क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि बेहतर एनएमएल परफॉर्म करेगा? नहीं, एनएमएल जो है ना, एनएमएल काफी स्ट्रांग कंपनी है उसके मुकाबले, जी एनसीपीएल जी। और एनपीएल के मुकाबले। एनएमएल हाँ टेक्सटाइल सेक्टर की जरूर है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है
लेकिन आप टेक्सटाइल जहीर साहब ओवरऑल बात कर डाउन। रहे हैं ना? टेक्सटाइल के अपने प्रोस्पेक्ट्स बड़े वीक हैं पूरे साल में। हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर तो ओवरऑल पूरा लॉसेस में चल रहा था, लेकिन पावर सेक्टर उससे ज्यादा लॉसेस में चल रहा था। और हम्म। एनएमएल जो है ना, आप जहीर साहब बात कर रहे हैं ना वैसे? जी 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 जी। जी, तो फिर आप तो काफी पुराने, आपको याद होगा टेक्सटाइल सेक्टर में मैं हमेशा यही स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। और इसकी जी कॉल जी। मैंने पहली दफा इसकी कॉल यहाँ पे शेयर की थी तकरीबन 2 जुलाई को, यानी पर्सनल गाइडेंस के अंदर। पर्सनल गाइडेंस ग्रुप तकरीबन उस वक्त 1 महीना ही हुआ था, और उसके बाद 2 दफा इसमें स्विंग कॉल में शेयर कर चुका हूँ, और दोनों दफा इसने अपने टारगेट अचीव करे हैं। लास्ट कॉल जो थी हम मेरी, वो तकरीबन 200 पे इसने टारगेट अचीव करा है। ये मुसलसल अप ट्रेंड में है टेक्सटाइल सेक्टर होने की वजह से। और दूसरी बात, इसका इसमें न्यूज काफी जबरदस्त आती है, न्यूज में ये रहते हैं स्टॉक। निषाद ग्रुप तो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इसी की वजह से इसमें अप डाउन मूव हमें देखने को मिलते हैं, कि एकदम न्यूज आई, एकदम बहुत तेजी से ऊपर चला गया, फिर उसके बाद करेक्शन आई, काफी नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और अब फिर ऊपर आ रहा है। इसे स्टिल होल्ड रखें, ये काफी सेफ आइटम है। ये जब नीचे जाए तब इसे बाइंग करें, और उसके बाद होल्ड रखें, ये आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा गेन दे जाएगा। नहीं, एनसीपीएल परफॉर्म तो एनपीएल इसने से ज्यादा फेवरेट है ये मेरा। आपने मेरे ख्याल में 140 150 से स्टार्ट कराया था ये हमें। हाँ, परफॉर्म तो इसने किया। लेकिन मैं तब वैसे पूछ रहा हूँ जेको कि उस वक्त जेको इसके वगैरह की कोई न्यूज नहीं थी, और तब से ही मैं शेयर कर रहा था। अच्छा, मीटिंग का टाइम तकरीबन एंड हो रहा है, और ये जो है ना सेफ स्टॉक है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर तो लॉसेस में है, लेकिन ये इसके इतने लॉसेस नहीं है, ये फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है। रियाज इसकी भी भाई, डिटेल। माड़ी और ओजीडीसी का बताइएगा। मारी जो है इस वक्त अपनी बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है, और उससे नीचे जो इसके लेवल है 596 के हैं। ये बहुत ही डिप के लेवल हैं इसके, इससे नीचे और ज्यादा ज्यादा 547 तक जा सकता है, इससे ज्यादा मुश्किल है। वैसे यही लेवल जो है यहीं तक आ सकता है, 596 तक इसे बाय किया जा सकता है। ओजी ओजी, अच्छा हाँ, क्रूड ऑयल की वजह से हो सकता है और प्राइस डाउन चल जाए इसकी। मारी की नहीं, इसकी ओजीडीसी की। ओजीडीसी जो है हमें तकरीबन 268 तक मिल सकता है, 268 तक इसे बाय किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ और भी इश्यूज चल रहे हैं सर्कुलर डिप वगैरह के, जिसकी वजह से हो सकता है इसमें अगर न्यूज अच्छी आ जाए तो परफॉर्म कर जाए। कल मौका मिलेगा, कल डिप में ले सकते हैं। तकरीबन कल जो है आप 276 तक इसे बाय कर सकते हैं। सही। पीपीएल का बताइएगा। किसका? पीपीएल। पीपीएल अपनी प्राइस सस्टेन कर रहा है। अभी ये वाली जो इसकी सपोर्ट थी, ये तो बहुत स्ट्रांग थी 205 की, और वैसे तो स्ट्रांग थी 210 की, लेकिन ये 205 तक को टेस्ट कर चुका है। जो ये वाली यहाँ से सपोर्ट बन रही है इसकी, ये स्ट्रांग सपोर्ट थी। ये वाली सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है। इसके बाद सपोर्ट जो है 194 की, लेकिन वहां तक जाएगा नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। ऑयल प्राइसेस की वजह से भी 205 तक इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और उसके बाद वेट